गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। योग सूत्र का एक्सपोजिशन लास्ट पार्ट है वो पढ़ेंगे। और एक बात हम साधना हम सब करते हैं तो जैसे साधना में जो साधक है वो 3 प्रकार के दिखाई देते हैं और योग सूत्र में भी इसका जिक्र किया गया है कहीं और कि जो कुछ साधक होते हैं वो तीव्र गति से मतलब कि साधना में बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं। कुछ साधक होते हैं वो मध्यम गति से प्रगति करते हैं और कुछ साधक होते हैं वो सामान्य गति से। तो 2 चीज़ है, एक तो एफर्ट्स, कितना एफर्ट्स सही ढंग से लगाते हैं वो, और दूसरा मेथड्स, मतलब कि साइंटिफिक योगा है, योग के प्रति अप्रोच जो है वो साइंटिफिक है, किस तरह हम कर रहे हैं कि खाली एक योग का अभ्यास ही कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत एक आधार रहता है कि साइंटिफिक योग हो और पूरी तन्मयता से निष्ठा से जब हम करते हैं तो साधक तीव्रता से इस तरह आगे बढ़ता है। ये तो एक हमारा एक एपेरेंट ऑब्जर्वेशन से हम थोड़ा ये कर सकते हैं। पर ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक ग्रह है जिसके द्वारा भी हम जान सकते हैं और वो ग्रह का नाम है केतु। केतु ग्रह है, उसको मोक्ष का कारक कहा गया है। अलग अलग ग्रहों को, जैसे कि सूर्य है तो उसको आत्मा का कारक कहा गया है, चंद्र है उसको मन का कारक कहा गया है। कारक मतलब कि वो स्थिति, आपने पूर्व जन्म में क्या अभ्यास किया था, आपकी क्या स्थिति थी, वो इस जन्म में वो ग्रह कहाँ है, कौन से हाउस में है, कौन से भाव में है, तो वो बताता है कि भाई ये आदमी ने इतना प्रयत्न तो किया होगा। जैसे कि ये जो केतु जो है, जो मोक्ष का कारक कहलाता है, वो कहते हैं कि अगर वो किसी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में, जिसको लग्न भाव कहते हैं ज्योतिषी में, तो लग्न भाव में अगर वो व्यक्ति का केतु होता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में साधना के लिए काफ़ी संघर्ष किया हुआ होगा, तो ही ये फर्स्ट हाउस में वो केतु आता है, नहीं तो दूसरे हाउस में चला जाता है। तो अगर किसी का केतु फर्स्ट हाउस में है, लग्न भाव में है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने कुछ न कुछ काम पिछले जन्मों में तो किया है। और इसी तरह अलग अलग जगह पर केतु होता है, जैसे कि दूसरे भाव में होता है, सेकंड हाउस में होता है, तो जो व्यक्ति कोई विद्या सीखते हैं, संगीत की विद्या और दूसरी विद्या, और वो कितनी उसमें तरक्की की है और फिर कहाँ वो छूट गया, तो उस हिसाब से वो जो है वो दूसरे भाव में वो बताता है, तो वहाँ से वो अब इस जन्म में फिर आगे कर सकता है। तो साधना है या कोई विद्या है वगैरह के लिए हम ये केतु ग्रह किस तरह काम करता है वो हम जान सकते हैं। अब ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, पर एक दिन ये कुछ यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था और उसके अंदर एक ये बात आई और मुझे पता था कि मेरा केतु जो है वो फर्स्ट हाउस में पड़ा हुआ है, तो वो तो मेरी कुंडली में था ही। तो ये सुनकर मुझे खुशी हुई, एक तसल्ली हुई कि चलो कम से कम कुछ पिछले कुछ जन्मों से कुछ काम तो करते आ रहे हैं और इसी जन्म में इस तरह थोड़ा काम भी हो सकता है। तो ये इस तरह हमें एक कंफर्मेशन भी मिलता है कि आपने कुछ काम किया है कि नहीं, क्योंकि कोई लोग एकदम नए होते हैं तो पता नहीं चलता कि वो कुछ करके आए हैं कि नहीं, वो थोड़े आगे जाते हैं फिर ही पता चलता है। या कोई
बहुत बड़ा कोई योगी होता है जो आपके साथ में है और वो जानता है कि भाई इस व्यक्ति ने कुछ काम किया है, तो वो एक अलग बात है, और वो आपको सपोर्ट करके आगे ले जाए, वो एक अलग बात है। बाकी नॉर्मल कोर्स में ये डिफ़िकल्ट होता है, पर इस तरह हम जान सकते हैं। और दूसरी भी एक बात है बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कम लोग जानते होंगे, सावरिया जी से जुड़े हुए लोग भी, कि एक बार सावरिया जी ने किसी को कहा था कि जो लोग इस जन्म में अच्छी साधना करते हैं, इसका मतलब ये कि कम से कम 20 जन्मों से ये व्यक्ति कुछ संघर्ष कर रही है, साधना का प्रयत्न कर रही है। तो ये एक दो जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों जन्म से करते रहना पड़ता है। और हम अगर करते आए हैं तो इस जन्म में कुछ साधना में स्थिर हो सकते हैं, निरंतरता बन सकती है। नहीं तो कि अगर अभी भी साधना में फ्लक्चुएशन है, आज किया कल नहीं किया, 2 दिन गैप हो गया, कुछ बाहर जाना है तो नहीं कर पाए, ऐसी मेंटालिटी है, तो समझना है कि कुछ अच्छी तरह पिछले जन्मों में काम करके हम नहीं आए हैं। एक बार इसके ऊपर दृढ़ हो जाना पड़ता है, एक फर्म हो जाना पड़ता है कि भाई ये हम कर रहे हैं, बस वही है, वो सही है, और उसको ही हमें किसी हालत में पकड़ के रखना है। तो इस तरह सावरिया जी कहते थे कि 20 जन्म से ऐसी व्यक्ति प्रयत्न करती होगी। तो हम बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस मार्ग के ऊपर, सब लोग प्रयत्न करते हैं। तो वी होप कि सबने कुछ न कुछ किया होगा और आगे भी हम करते रहेंगे। तो एक बात मुझे याद आई थी ये वीडियो देख के, तो मैंने सोचा पहले ये बात शेयर कर लेते हैं। चलिए अभी योग सूत्र की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 24 के ऊपर से लास्ट टाइम हम, और ये जो 3 गुण है, वो 3 गुण का जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है, इससे सारी चीज़, सारी दुनिया, सारी वस्तुएं बनती है। और हम भी जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वॉट एवर वी एक्सपीरियंस, सी, हियर, फील एंड नो इज मेड अप ऑफ 3 क्वालिटीज इन सम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था हमने। तो ये जो है वो हजारों चीज़ें हैं या हजारों सारी वस्तुएं हैं, वो सब ये 3 गुणों से ही बनती है। और जो हम कुछ अनुभव कर रहे हैं, जिस प्रकार का सुनते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारा का सारा ये क्वालिटीज जो 3 गुण हैं उसके कारण ही हो सकता है। और दूसरी बात ये भी देखी थी कि जब ये 3 गुण इम्बैलेंस में होते हैं, तो इम्बैलेंस के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और दुख हमें प्राप्त होता है। तो जितना हो सके इतना 3 गुणों के अंदर हम बैलेंस ला सके, या हमारा जो रेशियो है वो रेशियो को बदल सकते हैं, तो फिर हम दुख और ये बार बार जन्म लेने की प्रवृत्ति से हम कम होते जाएंगे, हमारे जन्म कम होते जाएंगे। तो ये 2 चीज़ हमें खास ध्यान में रखनी है। अब आगे पढ़ते हैं 24th का लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 24। द इनकमिंग इम्पल्सिस storm into the body brain system at the rate of 30,000 impulses per second. Of these 120 per second enter the चित्त। अब ये तो हम जानते हैं, ये बात तो हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, पूरा जो समग्र शरीर का तंत्र, शरीर और मन का तंत्र, उसके अंदर जो इम्पल्सिस बाहर से आते हैं वो 30,000 आते हैं। पर इसमें से जो हमारी जो विचार प्रक्रिया है, विचार प्रक्रिया के लिए खाली जरूरी है 100 और 120, 120 पर सेकंड। तो चित्त के अंदर जाता है। चित्त मतलब कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, या कहे कि हमारा जो ब्रेन का पिछला हिस्सा और आगे का हिस्सा जो कॉन्शियस ब्रेन है, या पिछला हिस्सा जो है जहाँ मेमोरी है, तो वहाँ से मेमोरी से मिलके हम विचार बनता है। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट चित्त, तो उसके लिए विचार प्रक्रिया के लिए तो सिर्फ 120 ही चाहिए। बाकी बॉडी का मेंटेनेंस या और कुछ चीज़ों के लिए बाकी के इम्पल्सिस का उपयोग होता है। और कुछ इम्पल्सिस है वैसे बिना यूज़ किए भी निकल जाता है सिस्टम से। दैट इज ओवर 1 बिलियन इनकमिंग इम्पल्सिस एंटर आवर बॉडी ब्रेन सिस्टम एवरी डे टू बिकम
material for our daily thinking and acting, producing emotions from past memory association. They can be either food or poison to the human system. तो 120 जो हमारे अंदर आते हैं एक सेकंड के अंदर, तो पूरे दिन के अंदर तो लाखों करोड़ों इम्पल्सिस हमारे अंदर आते होंगे, और उसी से हमारा जो विचार की प्रक्रिया है, हम कामकाज करते हैं, सब कुछ हमारा जो जीवन, नॉर्मल जीवन एक है, वो जो चल रहा है, तो ये जो बिलियंस ऑफ इनकमिंग इम्पल्स आते हैं उसके कारण, इसके आधार पर आते हैं। और जब ये आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि अंदर जो पास्ट मेमोरी है उसको वहाँ से वो मेमोरी को उठाते हैं, और उसके द्वारा जो एक इमोशंस निर्माण होते हैं। तो इमोशंस के द्वारा जो फिर चीज़ बनती है वो फिर चाहे वो पॉइजन के रूप में बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए हो सकती है या फूड के लिए। तो होता है क्या कि जैसे हम जानते हैं कि इनकमिंग इम्पल्स जब विचार बनने के लिए जब वो डिकोड होता है IESM केंद्रों के पास में, तो अगर वो मानो कि इमोशनल सेंटर के पास वो डिकोड हो रहा है और जो इम्पल्स आया उसके अंदर मानो कि कोई नेगेटिव तत्व ही इम्पल्स लेके आया, कोई गुस्सा का इम्पल्स अंदर आ गया, और फिर वो इमोशन सेंटर के पास जब वो ओपन होता है तो क्या होगा कि इमोशन सेंटर के अंदर नेगेटिव इंटेंसिटी जन्मेगी, माइनस इंटेंसिटी जन्मेगी। तो इस तरह अगर ये होता है तो फिर समझो कि ये बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए ये एक पॉइजन का काम कर गया। या कोई अच्छा इम्पल्स आता है और वो इंटेलेक्चुअल सेंटर के ऊपर खुलता है और इससे पॉजिटिव इंटेंसिटी बनती है, प्लस इंटेंसिटी बनती है, तो वो फूड का काम करेगा। तो इस तरह ये जो ह्यूमन सिस्टम के लिए हर क्षण जो इम्पल्स आते हैं वो इधर फूड का काम करते हैं या फिर पॉइजन का, और ज़्यादातर तो पॉइजन का काम ही करते हैं। कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ पॉइजन का काम करते हैं, और बहुत कम ऐसे अच्छे इम्पल्स आते हैं कि जो फूड का काम करते हैं और हमें थोड़ा प्रोग्रेस की ओर ले जाते हों। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है कि भाई इम्पल्स आ रहा है वो किसी क्वालिटी का है, किस तरह है, और वो हमारी सिस्टम के अंदर बिन जरूरी नुकसान ना पहुंचाए। ये बात हमें हमेशा ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए। दिस इज व्हाट इट मीन्स व्हेन पुट इन आवर मॉडर्न लैंग्वेज। दिस इज one of the many automatic processes taking place in our body brain system, at least until one decides to pay attention to them and take corrective steps. तो हमारे अंदर ये प्रक्रिया तो ऑटोमेटिक रूप में चलती रहती है। विचार की प्रक्रिया जो सारी है, इनकमिंग इम्पल्स आया, मेमोरी पैटर्न को मिला, विचार बन गया, इंटेंसिटी बन गई, ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक रूप में चालू रहती है। पर हमें जो है वो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अटेंशन उस पर देते हैं तो हमारे वो ख्याल में आता है, हमारे ध्यान में आता है कि भाई ये इस तरह विचार चल रहा है, और कोई गलत विचार है तो वो भी पकड़ में आता है। तो वो उसके मुताबिक फिर हम करेक्टिव एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं कि गलत प्रकार के अगर विचार है, गलत टाइप का ये इम्पल्सिस अंदर आते हैं, तो हम फिर उसको ध्यान में लेके उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। इफ वन टेक्स प्रॉपर स्टेप्स टू दिस एंड विदाउट ब्रिंगिंग इन रिलीजियन, फिलोसॉफी, टेम्पल, चर्च और मॉस्क, रिचुअल्स और प्रेयर्स, दैट इज साइंटिफिक योगा एज विल बी शोन इन प्रैक्टिसेस एट द एंड ऑफ ईच रीअरेंज बुक। तो ये करेक्टिव स्टेप्स हमें लेना है और वही साइंटिफिक योगा है। पर इसके लिए कोई हमें कोई धर्म की बात या फिर कोई फिलॉसफी या फिर मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च में जाना या प्रार्थना करना, कुछ रिचुअल्स करना, ये सारी चीज़ों की उसमें ज़रूरत नहीं है। प्योर साइंटिफिक योगा हम करते हैं तो वही काफ़ी है, और उसके द्वारा हम जो है वो वही करेक्टिव स्टेप बन जाता है, और उसके द्वारा हम जो गलत चीज़ है उसको धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। तो कोई अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
और क्या प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये किताब के अंदर हर एक जो चैप्टर है उसके पीछे उन्होंने प्रैक्टिस दी है, जैसे कि फेज 1, फेज 2, और उसके अंदर उन्होंने प्रैक्टिस दी हुई है, वो हम आगे देखेंगे। Prayers, japa, rituals, rites and ceremonies may keep the man of matter and his chitta engaged for a while and prevent his chitta from going astray for the while. This too is not guaranteed, but we may give it the benefit of doubt. तो यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक्चुअल स्टेप्स नहीं लेते हैं करेक्शन के लिए, पर कुछ माइंड को किसी न किसी तरह हम एंगेज रख लेते हैं, तो प्रेयर करते हैं, जप करते हैं, कोई साधन करते हैं, इस तरह कुछ न कुछ करते रहते हैं और माइंड को एंगेज कर लेते हैं, और इसके द्वारा टेम्पररी जो भटकता है वो थोड़ा रुक जाता है, पर इससे कोई काम नहीं बनता, क्योंकि जो संस्कार है या जो जिसको हम कहें कि जो एक मेमोरी अंदर गलत मेमोरी बैठ गई है, उसके ऊपर हमें तो काम करना है। तो ये ऊपर से इस तरह कुछ काम करेंगे, प्रार्थना जब ऊपर से करेंगे, उससे वो मेमोरी चेंज नहीं होती। हम जानते हैं कि सारा साधना का जो कुछ ये है निष्कर्ष है या साधना क्या करनी है, तो वो किसके ऊपर काम करना है? मेमोरी के ऊपर काम करना है। मेमोरी तो संस्कार है, संस्कार को ही हम मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी जो है संस्कार है, उसको बदलना तो अध्यात्म है, और उसको बदलने के बदले में हम ऊपर से जब तब करते रहेंगे, कोई विधि विधान करते रहेंगे, तो उससे क्या होने वाला है? पर टेम्पररी अगर वो माइंड अटकता है, इससे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। Should the man of matter do nothing else? How should he face his normal life and obligations and duties? And no sooner does he decide to do something else than this devil of a conscious brain will again run riot and be out of control. अब यही है कि तो फिर क्या किया जाए, ये क्योंकि हमारे पास अगर साइंटिफिक योग की प्रैक्टिस और गहराई में जाने की प्रैक्टिस नहीं है, और ऊपर से जब तब करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, उससे क्या होने वाला है? या फिर हम जो हमारी जो नॉर्मल लाइफ है और उसमें हमारी जो फर्ज है, ड्यूटीज़ है, उसको निभाते हुए हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा कुछ है कि भाई जिसके द्वारा हम नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी निभा सकते हैं, और कोई साधना हो सकती है? अगर इस तरह की साधना अगर हमारे पास है तो कोई काम की बात है। नहीं तो फिर दो बात होती है कि भाई या तो फिर संसार में रहो या फिर संसार को छोड़कर साधना करने लग जाओ। तो ये तो दोनों बात गलत है। खाली संसार में पड़े रहने का भी मतलब नहीं है, और खाली भाग जाके कहीं साधना करने का भी मतलब नहीं है। तो दोनों को एक ही जगह पर मिला के हम काम कर सकते हैं नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम जब कुछ अच्छा करने का, साधना करने का सोचते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो एक उपद्रव मचाना चालू कर देता है। ये एक डेविल की तरह हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, और उसके अंदर कुछ न जाने क्या क्या चीज़ें उभर के आती है, और एक उपद्रव बहुत सारा अंदर होता रहता है, और उसको कंट्रोल करना भी फिर मुश्किल हो जाता है। वन कैन ऑल्सो live a life frozen in artificial spirituality, whatever form that may take, but it is certain to be a losing battle with the inner structure of acceptance, and also a tremendous mental strain in the absence of scientific yoga practices. This structure of acceptance can be and must be altered, and here scientific yoga practices are an invaluable हेल्प। तो कई लोग इसी तरह आर्टिफिशियल स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, मतलब कि अध्यात्म के नाम के ऊपर निष्क्रिय जीवन जीते। एक चीज़ मैंने बहुत खास नोटिस की है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के लोग होते हैं और कोई संत ने या कोई गुरु ने कह दिया होता है कि भाई ये सब क्या कहते हैं
प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, ये कोई भी प्रकार का जो मेथड है, मेथड को फॉलो मत करो, इस तरह के जो स्टेटमेंट कोई संत कह देते हैं तो उसको बिना समझे फॉलोअर जो है वो आंख बंद करके पकड़ लेते हैं। वो मानते हैं कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और ऐसे ही पड़े रहते हैं निष्क्रिय जीवन। बहुत सारे लोगों के सामने हमें फेस टू फेस ऐसे लोगों से होना हुआ, और जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, आध्यात्म में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप सब गलत कर रहे हो, गलत सिखा रहे हो। ठीक है भाई, जैसी सबकी समझ, पर कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का हमारा अप्रोच रहेगा, जो कुछ करना है वो हम सोच समझ के करना है, न कि ब्लाइंडली करना है, न कि मैकेनिकल करना है, पर तो हमारा प्रोग्रेस के लिए क्या करना है वो हमारे समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा कोई फ्रोजन आर्टिफिशियल हम स्पिरिचुअलिटी में पड़े चले जाएंगे। और जो लोग, मैंने ये भी देखा कि आलसी लोग होते हैं ना, उसकी ये टेंडेंसी बहुत होती है, क्योंकि उनको कुछ करने की आदत नहीं है। उसको कहेंगे जरा रिफाइनिंग कर लो, थ्रिफ्ट कर लो, तो जब करने की बात आती है तो वो बस एक्सक्यूजेज उनके पास होते हैं कि नहीं नहीं करना तो है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, जो है वो ठीक है, खाली देखते रहो, जरा जागरूक हो जाओ, बस इतना काफ़ी है। और इस तरह आदमी जो है वो अपने आप को डिसीव करता रहता है। ये बहुत गलत बात है और कभी भी इस तरह प्रोग्रेस नहीं होता है। तो इस बात के ऊपर हमें ध्यान, क्योंकि जो हमें जो चेंज करना है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस चेंज करना है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति है दुनिया की, वो कोई भी उसको किसी को भी फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, जो भी है, पर स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं बदलेगा तब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, न व्यक्ति के बिहेवियर में, न व्यक्ति के प्रोग्रेस में, न व्यक्ति के जीवन में किसी तरह। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो हम जानते हैं कैसे बना है कि सत्व रजस तमस से ही ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस बना है। अब जब तक रजो और तमोगुण हमारे अंदर कुट कुट के भरा हुआ है और सत्व तो बहुत कम है, इस तरह हम जीवन जीते हैं और फिर फिलोसॉफी करते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। तो ये तो हमारा रजोगुण और तमोगुण ही बोल रहा है और हम कुछ करने से कतराते हैं। तो ये कुछ भी करो, आप जो चाहे, जो समझ पड़े वो पढ़ो करो, पर ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस को, ये सत्व रजस तमस को आपको बदलना ही पड़ेगा। और वही आध्यात्म है। आध्यात्म में और क्या है कि आप सत्व बढ़ाते जाओ, धीरे 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 अपने आप में और प्रोग्रेस होता जाएगा। ये बात लोग समझते नहीं है और फिलोसॉफी करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमें काम करना है, हमारा ये इनर स्ट्रक्चर को बदलने का है। और साइंटिफिक योगा प्रैक्टिस जो है वो उसमें हमें बहुत बहुत मदद करती है। No one has ever won against the devil of a conscious brain with conscious efforts and will only. Only certain strong beings can ultimately bring this conscious brain to submission. अब जो है वो ऐसा भी नहीं है कि भाई खाली कॉन्शियस एफर्ट करते रहेंगे तो हो जाएगा। और कई लोग विल का उपयोग करते हैं, मतलब संकल्प का उपयोग करते हैं, थोड़ी दृढ़ता बताते हैं, जरा और जोर लगाते हैं, पर वो गलत तक ढंग का अगर होता है तो वो प्रोग्रेस को करने नहीं देते हैं। तो क्योंकि कॉन्शियस ब्रेन जो है वो हमारा, जब तक कॉन्शियस ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी इंटेंसिटी बनती है वो कॉन्शियस ब्रेन के अंदर बनती है, तो हमें जो चेंज लाना है वो इस पॉइंट के ऊपर लाना है। और वहाँ ही तावरिया जी ने कहा कि हमारा मैग्नेटिक पॉइंट है, तो मैग्नेटिक पॉइंट अगर नहीं सुधरेगा तो हमारा इनकमिंग इम्पल्स जो है वो आना नहीं सुधरेगा, क्योंकि मैग्नेटिक पॉइंट जैसा होगा इस तरह का ही इम्पल्स अंदर आएगा। अब वहाँ का जो रेशियो लो लेवल का है, निम्न प्रकार का है, और मैग्नेटिक पॉइंट भी ऐसे लो लेवल का है, लो प्रकार का है, तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो दिन भर में ये लाखों करोड़ों इम्पल्स आते हैं वो इसी तरह के लो क्वालिटी के इम्पल्सिस आएंगे। तो फिर हम न अच्छा जी पाएंगे, न साधना की बात तो बहुत दूर रही है, पर न हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, न अच्छी तरह हम जी पाएंगे। अंदर कुछ न कुछ चलता ही रहेगा, एक एजिटेशन चलता रहेगा, अंदर संघर्ष चलता रहेगा, और इसके कारण लोगों से फिर झगड़ा हो जाता है, बात बिगड़ जाती है। ये सारा होता है क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर हमने चेंज नहीं किया है। तो
साइंटिफिक योगा के द्वारा हमें करना है, न कि खाली कॉन्शियस एफर्ट ब्लाइंडली करते रहेंगे तो हो जाएंगे। The intensity chart shows how during each 24 hours with over 1 billion incoming impulses pouring in, aiding by past memories and emotions, sanskar, we are forced to live with a resultant intensity score which is normally a huge negative value. वही बात है, अब फिर से यही बात आई है कि भाई जो इम्पल्स अंदर आया और फिर उसके द्वारा अल्टीमेटली जो इंटेंसिटी बनी, तो किस प्रकार की इंटेंसिटी बनी, क्योंकि एक दिन के अंदर अगर लाखों करोड़ों इम्पल्स आते हैं और वो इम्पल्सिस की क्वालिटी कुछ नहीं है, तो या ज़्यादातर के नेगेटिव टाइप की है, तो एक दिन में, सिर्फ एक दिन में एक ह्यूज नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। इतनी सारी नेगेटिव ये इंटेंसिटी इकट्ठी हो जाएगी, और ये तो एक दिन की बात है, फिर जिंदगी भर में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो प्रोग्रेस की तो कहाँ बात हुई है, और ऑन द कॉन्ट्ररी डिग्रेस होता जाता है, व्यक्ति नीचे की ओर जाता है। और ये भी हम जानते हैं कि लास्ट जब जीवन खत्म होता है तो ये एक पूरा ये समझो ये एक प्रकार का अकाउंटिंग है। तो इस जन्म के अंदर हमने क्या किया, कितनी पॉजिटिव इंटेंसिटी इकट्ठी की या नेगेटिव इंटेंसिटी इकट्ठा की है, और इसके मुताबिक फिर हमारी आगे की जर्नी बनेगी, आगे का प्रोग्रेस, इवन आगे की जो नया जन्म मिलने वाला है वो कहाँ मिलेगा, कौन से माँ बाप होंगे, क्या होगा, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका अंत में बैलेंस क्या रहा, नेगेटिव में बैलेंस है या पॉजिटिव में है। और नेगेटिव में बहुत सारा कचरा या बहुत सारी नेगेटिव इंटेंसिटी इकट्ठी की है, तो निश्चित रूप से फिर गॉड नोस कहाँ जन्म मिलेगा और किस तरह दूसरे जन्म में हो, कुछ हमें इस तरह की कोई एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, वो भी हम कह नहीं सकते हैं। तो जो कुछ है ये इस जन्म ही हमारे हाथ में है। इस समय, ये जो समय है, जो वर्तमान है, वही हमारा हाथ में है। इस समय के अंदर हमने कुछ कर लिया तो ये हमारा वर्तमान भी सुधरता है और भविष्य भी सुधरता है, और आने वाले जन्म भी, कई जन्म है, वो हम उसके वो सुधार सकते हैं। जो कुछ करना है इसी क्षण में करना है। तो ये व्यक्ति को सोच लेना है कि भाई उसको क्या करना है, आलस में ही जीना है, ये नेगेटिव इंटेंसिटी को ही इकट्ठा करते रहना है, या कुछ करना है। अगर ये संकल्प नहीं बनता है, अगर ये इस तरह का कुछ अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं डेवलप होता है, तो फिर जीवन इस तरह खत्म हो जाता है और कुछ आगे नहीं चल पाता है। To a certain extent, in the absence of proper guidance, we are helpless, but it is not a thought for despair. For the sage not only provides all the needed guidance, but also shows all the methods and techniques. तो ये तो सब है, पर इसे निराश होने की जरूरत नहीं। जिनको आगे बढ़ना है, जिसको कुछ करना है, उसके लिए तो मार्ग है। जो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, बात करते हैं, खाली फिलोसॉफी करते हैं, उनके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है। पर जिसके अंदर कुछ एक हो गया है कि नहीं, इस जन्म जो समय बचा है उसके अंदर मुझे कुछ करना, तो व्यक्ति फिर प्रयत्न कर पाएगा। और योग सूत्र के अंदर सारी चीज़ें बताई गई है, उसके लिए कौन से टाइम के ऊपर, मतलब कौन से स्टेज में कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कौन सी मेथड टेक्निक अप्लाई करनी है, ये सब कुछ बताया। और इसी योग सूत्र में तावरिया जी के योग सूत्र में तावरिया जी ने खुद सारी प्रैक्टिस बताई है, और कौन से स्टेज के ऊपर कौन सी प्रैक्टिस करनी है ये भी बताई है। तो थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी किसी की हेल्प लेके हम ये सब समझते हैं और करते हैं प्रैक्टिस, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस नेगेटिव इंटेंसिटी स्कोर इन टर्न अकॉर्डिंग टू prevailing laws bring about corresponding intensities of pain and ailments to the body brain system, and we suffer and cry. तो ये जो नेगेटिविटी स्कोर हमारे अंदर जो बना, मानो कि एक दिन के अंदर कुछ प्रकार की उस लाख नेगेटिव इंटेंसिटी हमने बना लिए, तो
इस उसी टाइप की जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बनेगी, मतलब समान तीव्रता वाली, इसके उसके जैसी दूसरी जो तीव्रता वाली इंटेंसिटीज है वो जो है वो हमारे बॉडी के अंदर फिर डिसीज के रूप में आएगी। तो एक इंटेंसिटी अंदर बनी और इसका प्रभाव हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के ऊपर पड़ता है, तो वो फिर दुख के रूप में आता है, रोग के रूप में आता है, और फिर हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो गलत इंटेंसिटीज हमने ही डेवलप की है, जो स्कोर हमने बनाया, नेगेटिव स्कोर बनाया, इसका ही परिणाम ये है कि आज हमारी हेल्थ क्या है। अगर आज हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, चाहे वो शरीर की हेल्थ है या मन की हेल्थ है, अगर अच्छी नहीं है तो उसके जिम्मेवार हम ही हैं कि हमने किसी न किसी कारण गलत रूप से ये माइनस इंटेंसिटीज को हमने इकट्ठा कर लिया था, और इसके कारण आज हमारे शरीर में, अगर आपका शरीर अच्छा है आज की डेट में, आपकी उम्र चाहे कोई भी है, आप हेल्दी है, अच्छी तरह खा पी सकते हैं, साधना कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो समझना है कि भाई कुछ हमने अपने ऊपर काम किया है और बहुत सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा नहीं किया है। पर जिसके शरीर में बहुत सारे रोग इकट्ठा हो गए हैं तो समझना है, और जिनके मन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी चालू रहती है, अंदर एक प्रकार का एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर चालू रहता है, एक अंदर एजिटेशन चालू रहता है, अंदर शांति अभी भी नहीं है, तो समझना है कि हमने अभी भी बहुत सारी नेगेटिव ये इंटेंसिटीज को इकट्ठा करके पकड़ के रखी है, और जितनी जल्दी हो सके इतनी ये सब एक्सरसाइज वगैरह करके इसको कम करना ज़रूरी है, नहीं तो रोग बढ़ते जाएंगे और फिर एक दिन कुछ आगे हो नहीं पाएगा। दिस इज टर्म्ड कर्म, अबाउट विच सम वेरी फॉल्स थियरीज आर इन वोग। तो इसी को लोग कर्म कहते हैं, पर कर्म के नाम पर जो आजकल जो सब कुछ जो बातें चल रही है, आप लेक्चर सुनेंगे तो सर पकड़ लेंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कि इसकी उनकी समझ में है कि नहीं। एक ही सेंटेंस के ऊपर आज तो लोगों ने कर्म की थियरी को पकड़ के रखा है। जैसे कहते हैं एज यू सो सो यू रिप, मतलब जो आप बोओगे वही पाओगे। बस ये चीज पकड़ के लोग चलते रहते हैं, बस बोलते रहते हैं। इसका क्या डीप मीनिंग है, ये कोर्स के पीछे कौन से कोर्सेस है, कुछ नहीं जानते हैं, और बस खाली एक ये सेंटेंस पकड़ लिया और लोग दूसरे को समझाने लगते हैं कि ये कर्म क्या है और इसका क्या है, और न जाने इसके ऊपर कितनी फिलोसॉफी लोगों ने। कुछ लोग तो यहाँ तक कि अरे भाई आपको स्वप्न में आपने गलत काम कर दिया तो उसको भी आपको भुगतना पड़ेगा, वो जो है उसको भी स्वप्न में गलत किया है तो ये इस लाइफ के अंदर आपको उसको भी परिणाम, इसका रिजल्ट आपको गलत मिलेगा। तो पता नहीं कि क्या हो गया है, लोग किस तरह सब बातें करते रहते हैं और सब चलता है। इस तरह के ढेर सारे वीडियो चलते रहते हैं। इसके पीछे जो कर्म है उसके पीछे क्या हकीकत में क्या इंटेंशन है। तावरिया जी हमेशा कहते थे कि कर्म, बाहर का कर्म से कोई लेना देना नहीं है। कर्म का जो मेन चीज ये है कि कर्म करते समय आपके अंदर की भावना क्या थी, आपके अंदर की स्थिति क्या थी, इसके ऊपर पूरा जो है वो रिजल्ट का मदार है। तो ये चीज लोग समझते नहीं है और बस खाली बाहर का कर्म को देखते हैं, हाँ उसने ऐसा कर दिया तो अब उसको ऐसा, तो इसका रिजल्ट ऐसा ही आएगा। ये कुछ है ही नहीं कर्म, पर चलता रहता है, क्या करें। बट हु ट्रूली आर वी टू ब्लेम? इज इट God for not informing us that there is a proper way to live and how to abide by it? Or do we honestly know and feel that we have never silenced our brain and our heart to hear what the inner God, Ishvara, the Gurudeva, has to say every moment of our life, that we were or are either inattentive or deaf? बहुत अच्छी बात कही है यहाँ इन्होंने कि भाई ये तो है, सब चल रहा है, इसके लिए हम किसको ब्लेम करें। कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। पर ये भी एक सवाल पैदा होता है कि भाई ये क्या ईश्वर हमको इस प्रकार का
हमें इन्फॉर्म नहीं कर सकता है या मार्गदर्शन नहीं दे सकता है, और कोई ऐसा प्रॉपर वे है, इस तरह की साधना है, अगर कोई भगवान या ईश्वर है तो हमें अगर वो बताए और उसका किस तरह पालन करना है, वो साधना का मार्ग के ऊपर किस तरह चलना है, वो अगर कोई भगवान बताता है तो क्या गलत है? ऐसा क्या नहीं हो सकता? या फिर ये भी एक हमें खुद के अंदर देखना है कि कभी हमने जो कोई अंदर ईश्वर है बैठा है और वो कुछ कह रहा है, तो वो कुछ हमने सुनने का कभी भी प्रयत्न किया है कि हमने कभी भी हमारे ब्रेन और हार्ट को साइलेंस किया है, एक शांत अवस्था में ले गए हैं? हमारे अंदर निरंतर बकबक चालू रहती है, अकेले हैं या दूसरों के साथ है, कहीं पर भी है, घूमने जाते हैं, अच्छी से अच्छी जगह है, पर कभी भी हमारा अंदर का बकबक चेतरिंग जो है वो बंद नहीं होता है। अब जब अंदर अंदर बकबक चालू है तो फिर अंदर जो कोई बोल रहा है, कुछ कहने जा रहा है, वो कैसे हम सुनेंगे? दो बात एक साथ में तो हो नहीं सकती कि हम अंदर का बकबक भी चालू रखें और कोई अंदर से कह रहा है उसको भी सुने। वो दो चीज तो हो नहीं सकती कभी भी। तो हमने कभी हमारे ब्रेन और माइंड को इस तरह शांति नहीं किया है कि जिसके द्वारा हम कुछ अंदर से कोई आवाज आ रही हो तो उसको हम समझ सके, या वो गाइडेंस जो है वो हम ले सके। ये तो जैसे हम इनएटेंटिव है या बहरे हो गए, इस तरह का हमारा व्यवहार चल रहा है। द मैन ऑफ मैटर टेक्स डिफरेंट रोड्स, he gives up his home sansara, becomes a sannyasi and goes to an ashrama, supposedly to live a life of a brahmacharya. In reality he has wrongly turned away from his duties and an obligation to this road. It is selfish motives that drive him to do so. The right way is to live a practical life along the proper guidelines as given by the sage in the sutras. तो हम जानते हैं कि एक ये भी रास्ता है अध्यात्म का, अध्यात्म के नाम के ऊपर, कि लोग जो है वो घर को ही छोड़ देते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, आश्रम में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयत्न करके जीवन बिताते हैं। पर ये कावरिया जी का स्पष्ट मानना था कि ये एकदम गलत अप्रोच है, इसे सही मायने में कोई साधना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि व्यक्ति बाहर की स्थिति है उससे भाग जाने से अंदर की स्थिति नहीं बदलती है। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पड़ा है और मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, हिमालय पर चला जाऊंगा, तो मैं तो हिमालय पर यही चीज लेके जाने वाला हूँ। ये थोड़ी मैं छोड़ सकता हूँ। संसार छोड़ दिया, बाहर की वस्तुओं को मैंने छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, पर अंदर जो मेरे अंदर जो सारी चीजें पड़ी हुई है उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? वो तो मैं हिमालय जाऊं या कोई गुफा में चला जाऊं, वो सारी चीजें तो मेरे साथ ही आएगी, और उसको मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया है तो फिर वो चीज तो मुझे कोई जगह पर भी परेशान करेगी। हिमालय के अंदर भी मुझे वही चीज परेशान करेगी, वहां भी गुस्सा आएगा, वहां भी काम परेशान करेगा। तो फायदा क्या हुआ इस तरह घर बार छोड़ के भाग जाने से? इससे तो अच्छा है, चलो मानते हैं कि भाई सांसारिक जिम्मेदारी होती है तो इतनी स्पीड से साधना नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी के कारण बहुत सारा समय संसार में चला जाता है। फिर भी अगर आप सिंसियर है तो सुबह में 1-2 घंटा तो अपने लिए आप बिल्कुल निकाल ही सकते हैं, और अपनी जो साधना है, आपका एक ध्येय है, उसके लिए आप काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये तो अप्रोच ही बिल्कुल गलत है कि छोड़ दो, भाग जाओ और इससे कहीं एकांत में चले जाने से प्रोग्रेस हो जाएगा। नहीं होता है इस तरह, और कुल मिला के नहीं होता है। कुछ टाइम बीइंग उसको लगता है निकल जाने से कि हाँ तेरे 6 महीना साल बहुत अच्छे लगे, वहां जाके शांति से लिया, फिर 6 महीने के बाद में अंदर से फिर ही अपनी पुरानी जो अंदर की चीजें है, आदतें पड़ी है, अंदर का जो एटीट्यूड है, वो सारी चीजें धीमे धीमे फिर से बाहर आने लगती है। क्योंकि 6 महीने में अंदर कोई आप एकदम सुधार नहीं ला सकते हो, या कोई इससे मुक्त नहीं हो जाने वाले।
तो वहाँ भी वही चीज़ फिर, इसीलिए आप देखो कि आश्रम, लोग आश्रम तो बना देते हैं, पर आश्रम संसार का जो एक घर होता है उससे कोई बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वहाँ भी वही जो घर के अंदर जो होती है, किटपिट होती है, झगड़ा होता है, सब कुछ जो होता है वो हर एक आश्रम के अंदर होता है। तो मतलब क्या हुआ वहाँ आश्रम में जाने के? उससे तो अच्छा है कि घर में कम से कम अपने खुद के बीबी बच्चे हैं उसके साथ तो जिए। तो वो क्यों हम नहीं कर सकते हैं? और आश्रम में जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे किसी के ऊपर। वो जो आश्रम का जो कोई है, मठाधीश है, कोई है, वो जो कहेगा इस तरह हमें जीना पड़ेगा, वो जो रूल्स डिसिप्लिन बताए उसके मुताबिक हमें चलना, ये क्यों गुलामी के हम जीवन जीने के लिए निकल पड़ते हैं? हम मानते हैं कि हम तो फ्री हो गए ये सब संसार से, पर हम हकीकत में तो एकदम गुलाम हो गए। दूसरे आश्रम में जाके किसी के अंदर हम जीते हैं तो ये गुलामी नहीं तो क्या है? हमारे अंदर क्या उससे क्या फर्क पड़ गया? तो ये अप्रोच ही बिल्कुल गलत है। और तावरिया जी तो बिल्कुल मानते थे, और उसको सेल्फिश मोटिव कहते थे कि भाई वो मानता है कि भाई मेरा कल्याण के लिए मैं ये करता हूँ, पर इसमें कोई अपना कल्याण जैसा है नहीं। ये सब सबके साथ में चलना पड़ता है। अध्यात्म कोई भले इंडिविजुअल यात्रा इंडिविजुअल है, फिर भी सबका सपोर्ट लेना पड़ता है और सबको साथ में ऊपर लेके जाना पड़ता है। तो वही एक राइट अप्रोच है, राइट वे है। और इसकी गाइडलाइन महर्षि पतंजलि ने दी है। ही हैज गिवन एन आउटलाइन ऑफ द जर्नी, बट इट इज नेसेसरी टू बी अवेयर ऑफ द फंडामेंटल फैक्ट्स. Let our mind and conscious brain be clear that going after object of matter in the external world in the course of our obligations and duties is neither wrong nor harmful as long as we are careful of the means and methods adopted. तो देखो, संसार में रहकर हम जो करते हैं वो जो भी हमें जो हमारी ड्यूटीज के लिए करना है वो हम करते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। पर इसके लिए एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो हम साधन करते हैं, मतलब कि अगर कमाते हैं तो किस तरह हम कमाते हैं, हम दूसरी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो किस तरह इकट्ठा करते हैं, उसका उपयोग किस तरह करते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ का हम उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, किस तरह हम जीते हैं, ये सारी चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हमने हमारी ड्यूटी निभाने के लिए हम जो कुछ करते हैं अच्छी तरह, कुछ साधन का उपयोग करते हैं, कोई पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाना भी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी ड्यूटी निभाने के लिए बाल बच्चों के लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अच्छे साधन द्वारा, मतलब कि अच्छा एक अप्रोच होना चाहिए, इस तरह हमें ये करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो ये हमारा माइंड और ब्रेन को हमें इस बारे में क्लियर रखने की खास जरूरत है। दिस इज consonant with the Gita's message to follow the twofold path. They are not two separate paths, but twofold, one of sansara and one of inner surrender to Ishvara, the Guru Deva, and to live as per the guidance received. तो गीता के अंदर भी यही बात कही है। गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि भाग जाओ और कहीं जाके साधना करो। गीता के अंदर ये टू फोल्ड पाठ की बात हमेशा की है। तो टू फोल्ड पाठ का मतलब दो अलग मार्ग नहीं है। टू फोल्ड का मतलब है कि एक तो संसार के अंदर जियो, और साथ में जो अंदर भगवान बैठा है, हमारा गुरु बैठा है, उसको हम उसके शरणे जाके उसका मार्गदर्शन लेके हम साधना करें और आगे बढ़े। तो ये टू फोल्ड पाथ गीता के अंदर भी कहा है, वो उसके लिए सुसंगत बताया है। तो इस तरह साधना करनी है, न कि हम कहीं भाग जाए, कहीं दूर हो जाए और साधना करें। तो यहाँ उन्होंने ये जो एक्सपोजिशन दिया हुआ है वो यहाँ ख़त्म होता है। ये समझो कि पेज नंबर 14 से एक्सपोजिशन चालू हुआ था, पहले बुक 1 का, बुक 2 का, और कुछ सूत्रों का उन्होंने इसमें एक्सपोजिशन दिया था, और अविद्या तक के सूत्रों की उन्होंने इसमें बात की थी। बाद में फिर पूरी साधना और लाइफ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फिर भार दिया है।
अब और 10 मिनट है तो थोड़ा और पढ़ते हैं, इसका 80 पार्ट है वो। फेज एक्सरसाइज 1 to 4 एक्सप्लेन द लेसर बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सरसाइजेज आर अचीविंग पीस ऑफ माइंड एंड गुड हेल्थ। तो जो एक्सरसाइजेज जो है वो जो हम करते हैं उससे एक सामान्य फायदा ये होता है कि इससे हम शांति प्राप्त करते हैं और इससे हमें अच्छी हेल्थ मिलती है। जैसे कि हम रोजाना 3 स्टेप रिफाइनिंग वगैरह करते हैं तो इतना तो इससे बिल्कुल मिलेगा हमें कि शांति मिलेगी और एक अच्छी हेल्थ हमें मिलेगी, एक सामान्य फायदा के रूप में। और वीकनेस इज द माइंड ऑपरेशंस आर टू बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल, बट दिस कंट्रोल मस्ट बिकम ऑटोमेटिक एंड नेचुरल विदाउट एनी एफर्ट्स ऑन आवर पार्ट। तो ये पॉइंट के ऊपर बहुत बार देते थे कि भाई चीज़ों को जो मन के अंदर की जो दुर्बलता है उसको बहुत पकड़ के उसको पीछे मत भागो या उसको बहुत कंट्रोल करने का प्रयत्न न करो, उसको एक नेचुरल कोर्स के अंदर उसके ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। तो अगर गुस्सा आया तो गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे तो कोई उसका अर्थ नहीं है। तो हमें ऐसी अंदर स्थिति बनानी है, हमारे अंदर ऐसे रजोगुण और तमोगुण ही कम हो जाए कि गुस्सा अंदर उत्पन्न ही ना हो सके। अंदर कोई गुस्सा के लिए मटेरियल ही नहीं बचना चाहिए, तो फिर कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज तो अंदर रजोगुण तमोगुण पड़े हैं और इससे गुस्सा निकलता है। अब गुस्सा को हम काबू में करने का प्रयत्न करते हैं तो वो तो होगा भी नहीं और उसका करने का कोई मतलब भी नहीं है। जो इस एरिया में हमें काम करना है उस एरिया में हमें काम करना चाहिए, न कि ये आउटर ये जो चीज जो बाहर आ रही है तो एक आउटर फॉर्म है उसका, उसके पीछे उसके अंदर क्या है वो हमें देखना है और उसके ऊपर काम करना है। The important factors brought into play are our individual mind involved with the brain processes, the brain and different nervous systems within the body-brain system, some of which tend to overwork, some tend to underwork and some function hardly at all. तो हमें क्या करना है कि ये सारे जो अंदर जो चल रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। एक तो हमारा इंडिविजुअल माइंड है और वो इंडिविजुअल माइंड जो है वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ में इन्वॉल्व हो गया है और वो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल माइंड का काम ब्रेन की प्रोसेस के साथ जुड़ जाने का नहीं है, पर ये गलती हो गई है और ये गलती के कारण हम आइडेंटिफिकेशन की स्थिति में जीते हैं। मतलब कि बाहर की हर चीज़ के साथ हम चिपक के जीते हैं। ये शरीर है तो ये शरीर मेरा है और मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा कभी भी हमें अनुभव नहीं होता है। जैसे एजिप मैं ही ये शरीर हूँ, इस तरह हम हमेशा महसूस करते हैं और जीते हैं। तो ये जो है वो क्योंकि ये इंडिविजुअल माइंड जो है वो ब्रेन प्रोसेस के साथ में चिपक गई है, इन्वॉल्व हो गई है, इसीलिए हमें हमेशा एक ये आइडेंटिफिकेशन की अनुभूति होती है। इसीलिए मेरा जो ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो वो इसी कारण कि ये इन्वॉल्वमेंट अंदर पड़ा हो गया है, इसके कारण हम कभी भी चीज़ों को अलग होकर देख नहीं सकते हैं। और एक चीज़ ये है, दूसरी जो बात है वो अलग अलग जो नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे अंदर जो काम करती है बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, वो उसमें भी क्या है कि कुछ सिस्टम से वो ओवरवर्क करती है, बहुत ज़्यादा काम कर लेती है। कुछ सिस्टम जो है वो जितना काम करना चाहिए उससे भी कम करती है और कई सिस्टम तो जो है वो काम ही नहीं करती है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। एक तो ये इंडिविजुअल माइंड किस तरह अनइन्वॉल्व स्थिति में रहे, दूसरा ये नर्वस सिस्टम जो है अलग अलग उसको हम किस तरह राइट यूज कर सके। तो ये सारी चीज़ें साधना का एक भाग है। About yama and niyama, we can ordinarily do nothing, and that is why aspirants are very fond of a dhyana, the so-called meditation. But without mastering yama and niyam, the other steps are futile. When practicing yama and niyama, we make use of thinking instrument and involve individual mind chitta. They just cannot
This just cannot work. No results are seen because the Yoga Sutra demands much by way of Yam Niyam. Hatha Yoga practices have various asanas and pranayam designed to bring the chitta under control, but they are exercises, and once out of their influence, the chitta once again has the individual in its vicious grip. तो यहाँ बात ये आती है कि भाई अभी हम अंदर काम करना तो चालू करते हैं, तो जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है, और अष्टांग योग का पहले ही 2 अंग है यम नियम। कई लोग कोई गुरु है कई आश्रम में अष्टांग योग सिखाते हैं, बॉडी लगा दिया होता है कि अष्टांग योग हम सिखाते हैं। अब अष्टांग योग के अंदर ये यम नियम ये पहले ही इतनी डिफिकल्ट चीज़ है कि उसको तो हो ही नहीं पाती है। फिर क्या करते हैं कि लोग अष्टांग योग को छोड़ देते हैं कि चलो भाई ये छोड़ो, हम आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में कुछ करना नहीं है, पालथी मार कर बैठ जाओ और आंख बंद करके बस कुछ अंदर देखते रहो, कुछ करते रहो, श्वास को देखो, इसको देखो, उसको देखो, और बस 1 घंटा बैठ जाओ, फिर हो गया तुम्हारा मेडिटेशन। तो इस तरह हमारे अंदर एक जो है वो प्रॉपरली हम काम नहीं करते हैं। जो चीज़ हमें आसान लगती है वो चीज़ के ऊपर चले जाते हैं, पर जब तक कुछ फंडामेंटल काम किया नहीं होता है तब तक न मेडिटेशन हो सकता है, न धारणा हो सकती है, और न कुछ हो सकता है। तो अष्टांग योग में यम से लेके समाधि तक कुछ भी नहीं हो सकता है, और उसके पहले काम करना पड़ता है, फिर अष्टांग योग चालू होता है। तो इसका कोई वो फुटाइल हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह कई लोग हठ योग सिखाते हैं, आसन प्राणायाम सिखाते हैं। तो आसन प्राणायाम चाहे कितने भी अच्छे हैं, पर इसका एक लिमिटेशंस ये है कि आप जब इसको छोड़ देते हैं, उसकी इन्फ्लुएंस जब थोड़ी समय के बाद में ख़त्म हो जाती है, तो फिर वैसे ही माइंड की जो टेंडेंसी है, माइंड जिस तरह काम करता है इस तरह काम करने लगा। मानो कि सुबह में आपने आधा घंटा आसन प्राणायाम कर लिया और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सब तो ठीक है, पर जैसे ही आप ऑफिस गए 12 बजे तक में तो उसकी इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गई। अब क्या होता है कि पुरानी जो अंदर चीड़ पड़ी है, अंदर गुस्सा पड़ा है, ये चीज़ पड़ी है दूसरे के साथ जो नहीं बनती है, वो एक एक करके फिर से धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगी, और जिस तरह हम नॉर्मल जीते हैं वैसे ही हो जाएगी। तो ये हठयोग की प्रैक्टिस भी इसीलिए काम की नहीं है। और वही बात तात्पर्य जी 3 स्टेप में हमें खास सिखाते हैं कि भाई ऐसी चीज़ हमें होनी चाहिए कि एक अंडर करंट हमेशा अंदर रहना चाहिए, कि जिसके द्वारा हम इस चीज़ों के पर ये चीज़ जो है वो हमारे ऊपर ओवर पावर नहीं कर दे, वो हमारे कंट्रोल में रहे, कि जो हमारे अंदर जो चीज़ें नेगेटिव पड़ी है ये। तो उसके लिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, क्योंकि वही चीज़ एक 24 घंटे हम कर सकते हैं। बाकी चीज़ों तो किए, थोड़ी देर की तो उसकी इन्फ्लुएंस आई, और फिर इसीलिए देखो रिफाइनिंग में भी यही है, ऐसे नहीं है कि खाली हम दूसरों की ये बात करेंगे और हमारे सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। रिफाइनिंग भी आप करते हैं और उसमें साथ में 3 स्टेप नहीं करते हैं तो यही हालत होगी। 1-2 घंटे के अंदर इसकी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर आप जैसे है वैसे ही रह जाएगी। तो 3 स्टेप जो है वो उसको काफ़ी सपोर्ट करता है कि जो आपने किया उसकी जो आपने एनर्जी बढ़ाई, आपने जो कुछ उसका बेनिफिट लिया, अब उसको किस तरह कंटिन्यू करे, तो उसके लिए तो 3 स्टेप दिया हुआ है। पर ये नहीं, कई लोग जो है खाली रिफाइनिंग कर लिए जैसे बस हो गया, बहुत हो गया, और फिर न 3 स्टेप करते न आगे कुछ करते, तो कोई मतलब नहीं है। फिर ये भी हठयोग जैसा ही हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा करेगा, फिर इसकी इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी, तो फिर से हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग हमारा टीचिंग के अंदर या हमारी प्रैक्टिस के अंदर फंडामेंटली ये चीज़ बनी रहनी चाहिए। उसके साथ में हमें जो करना है वो करें, इतना करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, तो और बाकी है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, और उसके बाद में जो दिवाली का एक संडे आता है वो छोड़ देंगे, उसके बाद में मिलेंगे। तो यहाँ रुकते हैं, कोई खास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
सर जैसे आपने बताया कि आसन जब हम करते हैं और फिर जब छोड़ देते हैं तो हम वैसे के वैसे हो जाते हैं, तो देन व्हाट इज आसन सिद्धि? वो टर्म का कोई ये नहीं है, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि 3 घंटे आप कोई भी आसन के ऊपर बैठ गए तो आपका आसन सिद्ध हो गया। अब मुझे बताओ वो किस तरह संभव है? ये जो कंसेप्ट है ना, वो कोई क्लियर नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मैंने भी अध्ययन का काफी अभ्यास किया है और मैं काफी सालों तक ये सब किया हुआ है। पर ये जो है वो आसन सिद्धि या ये टर्म्स का कोई मतलब नहीं है। हमें तो प्रैक्टिकली हमें क्या लाभ मिलता है वही देखना है, तो उससे लाभ मिलता है, पर वो लाभ हमें हमारा जो अध्यात्म में क्या है कि हमें चीजों को आगे ले जाना है। कोई चीज हमें बेनिफिट मिलती है और फिर वो चीज रुक जाती है वहां, तो फिर कोई उसका कोई आपका अगर इतना ही एम है कि भाई मुझे इतना फायदा मिलता है तो बहुत है, अच्छा है, चलो और कोई जरूरत नहीं है तो ठीक है। पर अगर हमें अंदर का जो प्रोसेस है उसको निरंतर बना के रखना है तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये आसन प्राणायाम नहीं करना ऐसी बात नहीं है, वो करना अच्छी बात है, पर इतना कर लोगे और आप मानोगे कि भाई इससे हमारा प्रोग्रेस हो जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा। ये बात समझो। मुझे वही समझ में नहीं आता था कि लोग आसन सिद्धि क्यों बोलते हैं कि आसन को पकड़ के रखो, थोड़ा भी हिलो मत। मैं सोचती थी कि क्यों पकड़ के रख रहे हैं, मतलब कुछ मालूम ही नहीं है उसका मतलब। नहीं, पर हमने पहले ही बात की है। पहली बात तो ये है कि आसन की डेफिनेशन ही जो है वो ये गलत हो गई है। जो महर्षि पतंजलि ने आसन की डेफिनेशन कही, स्थिर सुखम आसनम, चलो मानो कि भाई सिद्धि के लिए ये डेफिनेशन को हम मानते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, जो महर्षि पतंजलि ने 2nd चैप्टर के अंदर बताया। पर ये फिजिकल बॉडी के लिए है या माइंड के लिए है, सवाल तो यहाँ ये होता है ना। तो तावड़िया जी तो कहते हैं कि भाई 3 घंटे अगर आप पकड़ के भी रखोगे तो क्या फायदा होगा? आपने इस तरह का फिजिकल बॉडी को सिद्ध भी कर लिया तो फायदा क्या होगा उससे? 3 घंटे अगर आपका माइंड स्थिर रहता है तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। 3 घंटे क्या, हम तो 3 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। 3 मिनट भी अगर माइंड हमारा स्थिर हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो 3 घंटे अगर कोई सिद्धि का प्रमाण है तो अगर इसको हम माइंड के ऊपर लगाते हैं तो ठीक है। शरीर को 3 घंटे हमने स्थिर बैठा के रखा भी दिया तो उसे क्या मतलब, क्या फर्क क्या पड़ने वाला है? क्योंकि 3 घंटे शरीर सिद्ध बैठा रहा, उस दौरान कोई अंदर विचार नहीं आया, अंदर कोई भटकन बंद हो गई 3 घंटे तक, वो तो हो नहीं सकता है। तो फिर फायदा क्या है 3 घंटा इस तरह आसन सिद्ध करके भी? तो आसन सिद्धि शब्द है वो भी शरीर के लिए नहीं है, ये बात सोचो आप। मन के लिए अगर आप समझते हो तो ठीक है, उसका कोई मतलब है, बराबर? यस, थैंक यू सर। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, तो घड़ी में डंके बज रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू।